जय हिंद दोस्तों। आज हम सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हैं। कौन है सुभाष चंद्र बोस? क्या काम किया था? ऐसी क्या खास बात है जो सुभाष चंद्र बोस को आज तक याद किया जाता है? हिंदुस्तान के कोने कोने में कोई भी बच्चा जो बोलना और लिखना जानता है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसने सुभाष चंद्र बोस का नाम ना सुना हो। ऐसा क्या किया था सुभाष चंद्र बोस ने? एक इंसान, केवल एक इंसान इतने दिन तक अमर, खासकर तब जब एक बड़ी सरकार, देश की एक सरकार जो लंबे समय तक उसको छुपाने में या उसके पीछे षड्यंत्र में लगी हुई है, उसके बावजूद भी वो नाम मिटता नहीं है। ऐसा क्या खास बात थी? कोई शख्सियत कितनी महान हो सकती है, कोई इंसान कितना महान हो सकता है, कोई इंसान अपने संघर्षों से हार कर भी जीत सकता है, कैसे हो सकता है? कौन है ये सुभाष चंद्र बोस? देश की आज़ादी में इनका क्या योगदान था? जो ब्रिटेन पूरी दुनिया में किसी से नहीं डरता था, सिर्फ हिटलर से डरता था, ऐसा कौन सा दूसरा शख्स था जिससे वह डरते थे? वो नाम था सुभाष चंद्र बोस। आइए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बेसिक वो सारी बातें जो एक आम भारतीय को पता होनी चाहिए। आइए उनको ध्यान से सुनते हैं। सुभाष चंद्र बोस के लिए ये अपनी 5 मिनट हम सुभाष चंद्र बोस जी को अर्पित करते हैं। 23 जनवरी को उनका जन्म दिवस है। 23 जनवरी 1897 को पैदा होते हैं। इसी की याद में कल उनका जन्मदिन है। हम उनको अपनी 5 मिनट समर्पित करते हैं और धन्यवाद करते हैं उस पल का, उस मातृभूमि पर जहां पर सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता पैदा हुआ है। आइए बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी व सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक गुलाम देश का जापान क्यों सहायता करेगा? ये एक अकेला इंसान ऐसा था जिसने जापान को मजबूर किया था कि वो हमारी सहायता करे। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो वो बीए ऑनर्स थे। शिक्षा उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से ली थी। पदवी की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक बार वो अध्यक्ष चुने गए थे 1938 में, 1938 में, परंतु कुछ व्यक्तिगत कारणों से, कुछ आंतरिक राजनीति की वजह से उन्हें वो पद त्यागना पड़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें छोड़ दिया। क्योंकि गांधी जी ने कहा था पटाभी सीतारमैया मेरी तरफ से कैंडिडेट रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, और वो हार गए थे। इस बात से गांधी जी नाराज हो गए थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने वो पद स्वतः ही त्याग दिया। और अगर प्रसिद्धि की बात की जाए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी तथा सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने 2 राजनीतिक पार्टियां बनाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1921 से 1940 तक रहे, और जब उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया उसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1939 से 1940 तक रहे, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो आज़ाद हिंद फौज बनाने के लिए चले गए थे। जीवन साथी के मामले में 1937 में विवाह किया एमिली सेंकल से। उनकी बच्चा एक है अनीता बोस फाप, जिनका जन्म है 29 नवंबर 1942। उनके सगे संबंधी है शरत चंद्र बोस भाई, शिशिर कुमार बोस भतीजा। उन्होंने अपने स्वर्णिम हृदय से शिव जी की पूजा की थी। वो महादेव को अपना आराध्य मानते थे, महादेव का वो ध्यान करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। यानी कि भारत देश की पहली सरकार कब चुनी गई? 21 अक्टूबर 1943 को, जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस स्थायी सरकार को दे दिए।
यानी कि उस समय अंडमान निकोबार जापान के अंडर में था और वो इस सरकार को दे दिया गया। यानी कि अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह के नाम बदले गए हैं फिलहाल की सरकार के द्वारा, वो सुभाष चंद्र बोस जी के अंडर में थे। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा दिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 2 जून 1944 तक लड़ा गया। एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। और जब उन्होंने इसी रेडियो में संबोधन करते हुए कहा था जय हिंद दिल्ली चलो का नारा, तब पूरा भारत एक साथ अपने मन से नेताजी को धन्यवाद करने लग गया था कि अब आज़ादी दूर नहीं। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहाँ जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई, वे उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि नेताजी की मृत्यु हुई ही नहीं थी। 16 जनवरी 2014 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया था। आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में, ध्यान से सुने, इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर तिरंगा फहराया और 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती है, जिसे भारत सरकार के निर्णय के तहत पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राजपथ, जिसका नामकरण करते हुए पथ किया गया है, नेताजी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया है। और कल उनके जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस राष्ट्र के महान सपूत के लिए आपके हृदय में थोड़ी सी तो जगह होगी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।